वेलकम एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ प्रश्न जो पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और डेफिनेटली आने वाले एग्जामों में भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो आप इनको अच्छे से ध्यान से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। देखिए बात किया तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिस सभ्यता का जन्म हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। और जो वैदिक सभ्यता को वैदिक काल भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको वैदिक काल भी कहते हैं या इसको आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य सभ्यता क्योंकि यहाँ पे जो वैदिक काल के अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हम आर्य कहते हैं। आर्य आर्य का मतलब क्या है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए बात किए तो वैदिक सभ्यता जो है दो भागों में विभाजित है। इसका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो 1500 BC से 600 BC है। और इसको जो दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल क्या है देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिस सभ्यता का जन्म हुआ उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं, वैदिक काल भी कहते हैं और इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, डेफिनेटली इस बार भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। इसके बाद देखिए हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने वही पॉइंट लिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैदिक काल के निवासियों को आर्य कहा जाता है। देखिए जो वैदिक काल में रहने वाले लोग हैं उनको हम आर्य कहते हैं। इसके बाद देखिए हमारा आता है कि वैदिक सभ्यता तो मैंने आपको बताया कि 1500 से 600 BC तक है। आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, ऐसा मैक्स मूलर की एक किताब में लिखा है और यही सर्वमान्य सत्य है। देखिए आर्य कहाँ के निवासी थे, ऐसा जो काफ़ी लोगों के अलग अलग कथन है, लेकिन जो हमें एग्जाम में टिक करना है और जो सर्वमान्य यानी कि जो सब जगह माना जाता है वो ऐसा माना जाता है कि आर्य जो मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे और भारत में आकर सबसे पहले वो पंजाब और अफगानिस्तान में आकर रहने लगे। आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए जैसे हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी यानी कि वो शहर की सभ्यता थी, लेकिन यहाँ पे बात की तो आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। देखिए जो आर्य थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया करते थे, ऐसा हमें पता चला है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 थी, माने जो आर्य थे वो 5 भागों में बटे हुए थे। सबसे छोटा होता है उसको हम कहते थे कुल, फिर आता है ग्राम, फिर आता है विश्व, फिर आता है जन, फिर आता है राष्ट्र। यानी कि जो छोटे छोटे परिवार हैं उनसे हम कहते थे कुल और परिवारों से मिलकर बनता था गांव। ग्राम, ग्राम से मिलकर बनता था विश्व और विश्व से मिलकर बनता था जन, जन से मिलकर बनता था राष्ट्र। जैसे हम अब यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं कि राष्ट्र माने एक देश, जन माने प्रदेश, विश्व माने हम ऐसा सोच सकते हैं जिला और ग्राम माने गांव, ठीक है ना। कुल माने परिवार। तो सबसे छोटी इकाई कुल हुआ करती थी, सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र हुआ करती थी वैदिक काल में। और बात की है देखिए जो वैदिक काल की बात किया है तो वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार होती थी, जैसे कि हमने यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है देखिए हमारा कि जो वैदिक काल की जानकारी हमें 4 वेदों से मिलती है जिसे हम वेद कहते हैं। वैदिक काल की जानकारी हमें 4 वेदों से मिलती है जिसे हम वेद कहते हैं। तो सबसे जो प्राचीन वेद है यानी कि सबसे पुराना और सबसे पहला वेद है उसे ऋग्वेद कहते हैं। इसके बाद सामवेद, इसके बाद आता है यजुर्वेद, इसके बाद आता है अथर्ववेद। तो वेद भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। इसका संकलन, संकलन यानी कि इनकी रचना नहीं, संकलन महर्षि कृष्ण व्यास द्वैपायन ने की थी। इनका जो संकलन है माने इनको इकट्ठा किया था, ज्वाइन किया था, विभिन्न प्रकार के वेदों को ला करके उनको किस प्रकार जो है व्यवस्थित करना है इन्होंने महर्षि संकलन कृष्ण वेद द्वैपायन जी ने किया था। ये आपको काफ़ी याद रखना है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके बाद देखिए आता है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद है मैंने जैसे कि बताया सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 10 मंडल अर्थात 10 अध्याय हैं, ठीक है ना। तथा 1028 सूक्ति हैं और 10,662 ऋचाएँ हैं, ठीक है ना। इसमें ऋचाएँ हैं। इसके बाद आता है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। देखिए जो ऋग्वेद के मैंने बताया 10 मंडल हैं, इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। मैक्स मूलर, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो मैक्स मूलर है उसने अपनी पुस्तक में लिखा है, उसकी एक पुस्तक थी मैक्स मूलर की पुस्तक माई लेक्चर ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेज, माई लेक्चर ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेज। उसने जो लिखा है कि आर्य जो थे वो मुख्यतः मध्य एशिया से आए थे और डेफिनेटली आर्य को जो मध्य एशिया से ही माना जाता है। देखिए बात की तो ऋग्वेद जो था ना वो ऋग्वेद काल में मुखिया पिता होता था। ऋग्वेद काल में मुखिया पिता होता था, इसलिए इसको पितृसत्तात्मक समाज भी कहा जाता है। इसको पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने एक फर्स्ट वीडियो बनाया, ठीक है ना। इसके बाद हमारे जो 3 वेद बचे हैं उनके बारे में हम वीडियो बनाएंगे और डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।